हेलो एवरीवन। तो पिछले दो क्लासेस में हमने क्या सीखा? टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए थे, मीन्स कंपेयर करने के लिए, वेरिएंस कंपेयर करने के लिए। आज हम एक बिल्कुल नए तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सोचो, तुम्हारे पास एक डाइस है, तुमने उसे 120 बार रोल किया। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि एवरेज क्या है, डाइस का कोई एवरेज नहीं होता। क्वेश्चन ये है, क्या ये डाइस फेयर है? मीन्स क्या हर फेस यानी 1 2 3 4 5 6 रफली इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, जैसे एक फेयर डाइस से एक्सपेक्ट किया जाता है? यानी ये एक कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, कौन सी कैटेगरी कितनी बार आई, ना कि एवरेज कितना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें बिल्कुल एक नया टूल चाहिए, उसे कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, जिसे लिखा जा सकता है, ये जो कैपिटल एक्स जैसी शेप, इसको हम काई स्क्वायर ही प्रोनाउंस करेंगे। तो आज के बाद तुम आंसर कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि क्या ये डाइस फेयर है, क्या स्मोकिंग और डिजीज के बीच में कोई रिलेशनशिप है, क्या कस्टमर जेंडर और उनकी प्रोडक्ट चॉइस इंडिपेंडेंट है, क्या हमारा सैंपल डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन चाहिए थी, जैसे कि पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशन है। रियल लाइफ में हम कभी भी गारंटी नहीं कर सकते कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, स्पेशली जब डेटा कैटेगोरिकल हो, जैसे पास फेल, मेल फीमेल, रेड व्हाइट एक्सेट्रा। 1900 में एक ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। उन्होंने एक नया स्टैटिस्टिकल टेस्ट प्रपोज किया जो किसी भी अजम्पशन के बिना काम करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसीलिए इस कैटेगरी के टेस्ट को कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स। मतलब हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स जैसे मीन, वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन, शेप, इनके बारे में कोई अजम्पशन ही नहीं लेते। सोचिए, टी टेस्ट और एफ टेस्ट है जैसे वो स्ट्रिक्ट टीचर जो बोलता है पहले प्रूव करो कि तुम मेरी क्लास में आए थे। ये जैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन थी, तभी मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, लाइक दैट। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? वो रिलैक्स टीचर जो बोलता है कोई बात नहीं, अरे तुम टेस्ट तो भागो यहाँ से। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही है जो काई स्क्वायर टेस्ट को स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा वाइडली यूज टेस्ट में से एक बनाती है। जैसे कि सर्वेज में, मेडिकल रिसर्च में, मार्केटिंग में, जेनेटिक्स में, हर जगह इसका यूज होता है। अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझते हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला थोड़ा इंटिमिडेटिंग दिखाई देता है, जैसे कि एफ काई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c x square raised to the power nu upon 2 minus 1 e raised to power minus of x square upon 2। खैर डरिए नहीं, अभी हम इसके पीछे का इंट्यूशन समझेंगे कि ये कैसे आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आती है। चलो सिंपलेस्ट केस से शुरू करते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z है, जिसका मीन क्या है 0, वेरिएंस क्या है 1। अब अगर तुम z को स्क्वायर कर दो, यानी z स्क्वायर, ये नया रैंडम वेरिएबल एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। अब अगर तुम्हारे पास k इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स होते, z1 z2 अप टिल zk, और तुम उनके स्क्वायर्स को अगर ऐड कर देते, तो क्या होता? काई स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस अप टिल zk स्क्वायर। तो ये सब एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, लेकिन इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगा? k। यही है काई स्क्वायर की कोर डेफिनेशन, स्क्वायर्ड नॉर्मल डेविएशंस का सम। इसे ये समझो कि दो क्रिटिकल इनसाइट्स मिल गए हमें। काई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जितने ज्यादा टर्म्स हम ऐड करेंगे, यानी जितना बड़ा k अपॉन न्यू, उतना ज्यादा टोटल बढ़ेगा ऑन एवरेज। सो काई स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि ये स्क्वायर्स का सम है, और स्क्वायर्स हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं या फिर जीरो होते हैं। इसीलिए जो हमारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीरो से शुरू होती है और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एक्सटेंड हो सकती है। और दूसरा क्या है? जितने ज्यादा टर्म्स ऐड करेंगे, जितना बड़ा k अपॉन न्यू, उतना ज्यादा टोटल बढ़ेगा ऑन एट एवरेज। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है सीधा न्यू यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है, और डिस्ट्रीब्यूशन राइट में शिफ्ट होती जाती है जैसे जैसे अपना न्यू बढ़ता है। नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कवर करते हैं, ये एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछ ली जाती हैं। सो प्रॉपर्टी 1, रेंज एंड शेप। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी लोअर लिमिट क्या है? 0, और अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। लेकिन कैसे? पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज इसकी पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉपर्टी 2, शेप डिपेंड्स ऑन न्यू, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर की एग्जैक्ट शेप डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू पे। जब न्यू अगर छोटा है तो कर्व राइट स्क्यूड है, यानी पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, एक लंबी टेल राइट साइड में। जैसे जैसे न्यू बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा सिमेट्रिकल होता जाता है और इवेंचुअली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखाई देने लगता है। तो ये देखिए अपना डायग्राम, डीएफ जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है जब कैसा दिखाई देता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे कैसा दिख रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 10
के कर्व्स को नोटिस कीजिए। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 5 वाले कर्व्स हैं वो बहुत स्क्यूड है, लेकिन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, बेल शेप्ड दिखने लगता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज मीन एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू, दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यू। ये बहुत एलिगेंट सा रिजल्ट है। मीन जो है वो सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है और वेरिएंस जो है वो उससे डबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन फॉर लार्ज न्यू। जब न्यू काफी बड़ा हो जाता है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत नजदीक आ जाती है। मीन, न्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 2 न्यू होते हैं। सो प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिशियन ने पता लगाया है कि क्वांटिटी अंडर रूट 2 काई स्क्वायर बेटर अप्रोक्सीमेशन देता है नॉर्मेलिटी का। जब न्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो। इस ट्रांसफॉर्म क्वांटिटी का मीन क्या रहेगा? अंडर रूट 2 न्यू माइनस 1, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? एग्जैक्टली 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर काई 1 स्क्वायर एक काई स्क्वायर वेरिएट है न्यू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ और काई 2 स्क्वायर इंडिपेंडेंट है उससे, तो उसका सम भी एक काई स्क्वायर वेरिएबल है विद व्हाट? विद न्यू 1 प्लस न्यू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी इक्वेशन ये है, काई 1 स्क्वायर प्लस काई 2 स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 1 प्लस न्यू 2। अगर इसे एनालॉजी से समझें तो ये प्रॉपर्टी हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी जब हमने पूल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम डिराइव किया था। n-1 प्लस n2-1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2-2 फैक्टोरियल 2, याद है आपको? तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, काई स्क्वायर की ये एडिटिव प्रॉपर्टी वहां पे यूज हुई थी। तो स्टैटिस्टिक्स में सब कुछ कनेक्टेड है। देन इज काई स्क्वायर टेस्ट, इट्स कोर फॉर्मूला। जब आप अपने असली टेस्ट पे आते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का पूरा आइडिया एक सिंपल क्वेश्चन पे बेस्ड है। जो हमने ऑब्जर्व किया यानी ऑब्जर्व वैल्यू, वो जो हमने एक्सपेक्ट किया यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो आपस में कितने पास है या वो आपस से कितना दूर है, डिस्टेंस कितना है उनका एक दूसरे से। सो फॉर्मूला क्या है? काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओ इज योर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस E is your expected value. So O minus E square upon E. O is observed frequency जो actual data में दिखाई देता है, और E क्या है? expected frequency जो theoretical है, null hypothesis के according जो होनी चाहिए। अब O minus E क्या है? ये simple क्या है? difference बता रहा है कि कितने discrepancy है। O minus E square करने का क्या मतलब है कि डिफरेंसेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो स्क्वायर करने से ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। अब बड़े डिफरेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनली पनिश किया जाता है। एक 10 यूनिट का जो डिफरेंस है और 2 5 यूनिट्स के डिफरेंस से ज्यादा बुरा माना जाता है। अब डिवाइड किया इसको ई से, ये कुछ नहीं है, ये आपका सिंपल नॉर्मलाइजेशन स्टेप है। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सोचो अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1000 है और डिफरेंस 10 है, वो जो डिफरेंस है वो छोटा लगता है 1%, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सिर्फ 10 है और डिफरेंस क्या है? 10 है, तो जो डिफरेंस क्या है वो बहुत बड़ा लगता है 100%। लेकिन अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस को हम कैप्चर कर पाएंगे। डिसीजन लॉजिक बिल्कुल वही जो हमने टी टेस्ट और एफ टेस्ट में देखा था। अगर काई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है यानी इसका मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी वो परफेक्टली मैच कर रहे हैं, तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो जितना बड़ा काई स्क्वायर उतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी, और एक पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिपेंसी इतनी बड़ी है कि रैंडम चांस से एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती, मतलब थ्योरी गलत है। टेबल वैल्यू से कंपेयर, यानी अगर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है आपकी टेबल की काई स्क्वायर वैल्यू से एट द गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो डिस्क्रिपेंसी सिग्निफिकेंट है, एच नॉट को रिजेक्ट करो। अगर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर छोटा है आपकी टेबल वाली काई स्क्वायर वैल्यू से, तो इसका मतलब डिस्क्रिपेंसी सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है, तो एच नॉट को आप क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो। सेम पैटर्न है जो हमने हर जगह देखा अब तक, सिग्नल वर्सेस थ्रेशोल्ड वाला। देयर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिफरेंट रूल्स। रूल नंबर 1 सिंपल कैटेगोरिकल डेटा के लिए जैसा गुडनेस ऑफ फिट में था। रूल नंबर 2 कंटिजेंसी टेबल, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। दोनों को बारी बारी समझते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स 2 अलग सिचुएशन में अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। सो फर्स्ट रूल इज सिंपल कैटेगोरिकल डेटा, जैसा गुडनेस ऑफ फिट के लिए है, न्यू इज इक्वल टू k माइनस 1, जहां k क्या है? कैटेगरीज की टोटल वैल्यू। और वाई दिस -1? क्योंकि हमने एक कांस्टेंट ऑलरेडी इम्पोज कर दिया है। टोटल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जो दोनों का सम सैंपल साइज जो है n के बराबर होना चाहिए। सो ये बिल्कुल वही डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला लॉजिक है जो हमने बहुत पहले भी देखा था। अगर लास्ट कैटेगरी का एक्सपेक्टेड वैल्यू फिक्स हो जाए बाकी सब डिसाइड होने के बाद, तो फ्री है ही नहीं। यानी अगर तुमने डेटा से कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर एस्टिमेट किया है, जैसे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लैम्डा, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हर एस्टिमेटेड पैरामीटर के लिए एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? माइनस हो जाती है।
सो दैट इज वाई न्यू इज इक्वल टू k माइनस 1 माइनस दिस m, जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड फ्रॉम द सेम डेटा। दूसरा रूल क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का, यूजिंग कंटिजेंसी टेबल, या यू कह लीजिए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो न्यू इज इक्वल टू r माइनस 1 इंटू c माइनस 1, जहां पर r क्या है, नंबर ऑफ रोज, और c क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये फॉर्मूला आया कहां से? सोचो एक कंटिजेंसी टेबल है जिसमें रोज क्या है, जिसमें रोज टोटल और कॉलम टोटल जो है वो फिक्स है, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है डेटा से। अब इस टेबल के सेल को फिल करते टाइम तुम्हें कितनी फ्रीडम है? अगर टेबल में r रोज है और c कॉलम्स है तो तुम सिर्फ r माइनस 1 रोज और c माइनस 1 कॉलम्स की सेल्स को आर्बिट्ररली चूज कर सकते हो, जैसा कि तुमने ये r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 सेल्स फिल कर दिए। बाकी सारे सेल्स ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड हो जाते हैं क्योंकि रो टोटल और कॉलम टोटल ऑलरेडी फिक्स है। इसका एग्जांपल देखो, सपोज 2 इंटू 2 टेबल है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। सिर्फ एक सेल चूज करो, जैसे टॉप लेफ्ट, बाकी 3 ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। यानी जब स्मॉल थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप किया जाता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आफ्टर रीग्रुपिंग के बेसिस पर। नाउ यू शुड नो द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग द काई स्क्वायर टेस्ट। देखो काई स्क्वायर टेस्ट बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसे हम ब्लाइंडली यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए 5 कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। इंडिपेंडेंस, रैंडम सैम्पलिंग, ओरिजिनल यूनिट, मिनिमम सैंपल साइज, सेल्फ फ्रीक्वेंसी रूल। इंडिपेंडेंस यानी सैंपल ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता। रैंडम सैम्पलिंग यानी डेटा टारगेट पॉपुलेशन से रैंडमली लिया गया हो। थर्ड वन इज ओरिजिनल यूनिट्स, तो जो डेटा ओरिजिनल काउंट्स या उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज है उसमें होना चाहिए, परसेंटेज या रेशो में कन्वर्ट किया हुआ डेटा यूज नहीं करना है, कंपैरिजन के लिए, कन्वीनियंस के लिए भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज मिनिमम सैंपल साइज, तो कम से कम 50 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए टोटल। फिफ्थ वन इज सेल्फ फ्रीक्वेंसी रूल, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये जरूर आता है। सो किसी भी सेल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम है तो काई स्क्वायर वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाती है और हम बहुत ज्यादा बार नल हाइपोथेसिस को गलत रिजेक्ट कर देते हैं, यानी टाइप 1 एरर बढ़ जाता है। ये जो फिफ्थ कंडीशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो काई स्क्वायर फॉर्मूला में ई डिनोमिनेटर में आता है। अगर ई बहुत छोटा है जैसे 1 या 2, तो छोटा सा भी ऑब्जर्व्ड या एक्सपेक्टेड डिफरेंस जो है जब ई से डिवाइड होगा तो आर्टिफिशियली क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, जैसे 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर ई बड़ा है जैसे 100 है तो सेम जो 1 का डिफरेंस है वो सिर्फ कितनी वैल्यू आएगी उसके डिवाइड करने पे, 0.01, यानी बहुत कम सिग्निफिकेंट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है जब इस तरीके की कंडीशन जो है, जब ये कंडीशन वायलेट हो तो क्या है? अब एग्जांपल में देखो, अगर कुछ कैटेगरीज में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम है जैसे 1, 0, तो उन्हें एडजेसेंट कैटेगरीज के साथ कंबाइन कर दो, ग्रुपिंग कर, जब तक कंबाइन फ्रीक्वेंसी काफी ना हो जाए ऐसा करते रहो। इस ग्रुपिंग के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है क्योंकि अब टोटल कैटेगरीज की जो काउंटिंग है वो कम हो गई है एंड प्रॉब्लम सॉल्व, तो ये कंडीशन वायलेट होगी ही नहीं। तो चलो काई स्क्वायर टेबल देखना भी सीख लेते हैं। काई स्क्वायर टेबल यूज करना ऑलमोस्ट सेम है जैसे हम टी टेबल में यूज करते थे, बस एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमें याद रखना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक थी, सो दोनों टेल्स जो है वो इक्वल थी। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यूड, इसलिए जब हम 2 टेल टेस्ट करते हैं जैसे वेरिएंस के कॉन्फिडेंस इंटरवल में, तो हमें दोनों तरफ से अलग अलग वैल्यूज देखनी पड़ती है टेबल। तो एक लेफ्ट टेल के लिए काई 1 स्क्वायर अल्फा बाय 2 और एक राइट टेल के लिए काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 के लिए। सो हम सिंपल वैल्यू नहीं ले सकते जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किया करते थे क्योंकि काई स्क्वायर सिमेट्रिकल नहीं है, ध्यान रखना है। बाकी स्टेप्स टी टेबल जैसे ही हैं, अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू रो में देखते हैं, अपना सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा कॉलम में ढूंढते हैं और इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारी क्या आती है, क्रिटिकल वैल्यू या यू कह लीजिए टेबल वैल्यू। डिसीजन रूल भी वही पुराने वाला है, अगर कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल काई स्क्वायर से ज्यादा आए तो हम क्या करते हैं, एच नोट को रिजेक्ट करते हैं, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम आए तो हम एच नोट को एक्सेप्ट करते हैं। देयर इज येट्स करेक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब काई स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल डेटा है जैसे कि कंटिजेंसी टेबल्स वो डिस्क्रीट या काउंटेड होती हैं। तो जब हमारे पास स्मॉल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, स्पेशली लाइक हमारे 2 इंटू 2 टेबल में, तो जो ये कॉन्टिन्यूअस वर्सेज डिस्क्रीट मिसमैच है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो काई स्क्वायर वैल्यू थोड़ा ओवर एस्टिमेट हो जाता है। अब देखो 1934 में एफ येट्स जो है उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जिसे अब येट्स करेक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। आइडिया सिंपल है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ओ माइनस ई की, उस एब्सोल्यूट वैल्यू से अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करें बिफोर स्क्वायरिंग ही उसको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि काई स्क्वायर वैल्यू थोड़ी जो है वो कंजर्वेटिव हो जाए, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो कब यूज करना है ये करेक्शन, जनरली जब न्यू क्या है 1 हो, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, यानी 2 इंटू 2 टेबल में हो। बड़े सैंपल्स के लिए करेक्टेड और अनकरेक्टेड वैल्यूज प्रैक्टिकली सेम ही रिजल्ट देते। तो ये करेक्शंस का एक ट्रेड ऑफ है, बहुत कम फ्रीक्वेंसीज के साथ करेक्शंस को इग्नोर करने से हाइपोथेसिस एक्सेसिवली रिजेक्ट हो सकती हैं, लेकिन करेक्शन अप्लाई करने से हाइपोथेसिस एक्सेसिवली एक्सेप्ट हो सकती हैं। सो ओवर कंपनसेशन हो जाता है,
सो स्टैटिस्टिशियन का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, पहले नॉर्मल तरीके से टेस्ट करो, अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है यानी तो सेटिस्फाइड रहो, अगर रिजेक्ट हो रहा है तब येट्स करेक्शन लगाकर रिकैलकुलेशन करो, अगर करेक्शन के साथ भी रिजेक्ट होता है तो कॉन्फिडेंट रहो अपने रिजल्ट। डन। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ chi-square टेस्ट। देयर आर 6 मेजर एप्लीकेशंस। फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल वेरिएंस, सेकंड इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, थर्ड इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग वेरिएंस, फोर्थ इज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूजिंग कंटिजेंसी टेबल्स, सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है ये। देन फिफ्थ इज टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ये दूसरा सबसे पॉपुलर टेस्ट है। देन लास्ट वन इज टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। चलो अब इनको एक एक करके देखते हैं, और इन जो 6 की 6 एप्लीकेशन है इनका हर एक का स्पेसिफिक फॉर्मूला है और यूज केस है। फर्स्ट एप्लीकेशन टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस। सो ये एप्लीकेशन हमें कनेक्ट करता है पिछले चैप्टर से, स्मॉल सैम्पलिंग थ्योरी से। याद है तुमने टी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव किया था, T is equal to x bar minus mu upon s upon under root n। सिमिलरली अगर हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस टेस्ट करना है, मीन नहीं वेरिएंस टेस्ट करना है, तो हम chi स्क्वायर यूज करते हैं, यहां से डिराइव करते हैं chi स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉर n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमने वेल्च पूल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम डेरिवेशन में भी यूज किया था, वही प्रॉपर्टी यहाँ डायरेक्टली एक टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बन जाती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो 10 ऑयल शिपमेंट्स, उनका जब वेट मेजर किया गया, सो इट कम्स आउट टू बी 38, 40, 45, 53, 47, 43, 55, 48, 52, 49 kg। तो हमें देखना क्या है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है दैट इज 20 स्क्वायर किलोग्राम। सो क्या है नल हाइपोथेसिस, दैट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब सैंपल क्या है, उसमें कितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। So n is equal to 10. What is the mean value? X bar is 47. अब हम x minus x bar निकालते हैं और उनको सम करते हैं इन सब वैल्यू के लिए। So summation of x minus x bar का स्क्वायर। तो आप ये कर लीजिएगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस इट कम्स आउट टू बी 280। अब chi स्क्वायर देखो क्या कह रहा है, chi स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सो दैट इज 280 अपॉन 20, दैट कम्स आउट टू बी 40। अब हम chi स्क्वायर की टेबल में अगर वैल्यू देखें, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज 10 माइनस 1, दैट इज 9, और सिग्निफिकेंस लेवल अगर दिया ना हो तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 5% पर, यानी 0.5। तो टेबल की वैल्यू क्या है, 16.919। क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से कम है तो एच नोट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। दैट मीन्स डेटा कंसिस्टेंट है इस हाइपोथेसिस के साथ, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस कितना है, 20 स्क्वायर kg। सेकेंड एप्लीकेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस, बिल्कुल वही फिलॉसफी जो हमने मीन के लिए देखी थी, अब वेरिएंस के लिए देखें। n माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर अपॉन chi स्क्वायर फॉर सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा बाय 2 इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन n माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन chi स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब देखो कंफ्यूजन क्या आती है स्टूडेंट्स को कि chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं, इसीलिए हम सिंपल प्लस माइनस नहीं कर सकते जैसे नॉर्मली हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में कर देते थे। सो हमें दो अलग क्रिटिकल वैल्यूज टेबल से निकालने पड़ते हैं। सो एक छोटी वैल्यू के लिए यानी राइट टेल दैट इज chi स्क्वायर अल्फा बाय 2, एक बड़ी वैल्यू के लिए यानी लेफ्ट टेल chi स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 के लिए। और नोटिस करो बड़ी chi स्क्वायर वैल्यू नीचे जाती है यानी डिनोमिनेटर में जाती है, और छोटी वैल्यू न्यूमरेटर में जाती है। ये उल्टा लग सकता है, लेकिन अलजेब्रा की वजह से ऐसा ही होता है जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूजिंग कंटिजेंसी टेबल्स। ये टेस्ट करता है कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। रियल लाइफ एग्जांपल, क्या जेंडर और प्रोडक्ट चॉइस रिलेटेड है, क्या स्मोकिंग और डिजीज रिलेटेड है, क्या ड्रग लेना और क्योर होना रिलेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चंस। सो कंटिजेंसी टेबल डेटा को एक ग्रिड में अरेंज करते हैं, रोज एक एट्रीब्यूट जैसे ड्रग गिवन नॉट गिवन, कॉलम्स दूसरा एट्रीब्यूट जैसे क्योर्ड नॉट क्योर्ड, हर सेल में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला EIJ इज इक्वल टू RI मल्टीप्लाइड बाय CJ अपॉन N, जहां RI क्या है रो टोटल, CI क्या है कॉलम टोटल और N क्या है ग्रैंड टोटल। इसे प्रोबेबिलिटी लॉजिक से समझते हैं इस फॉर्मूले को। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। सो कंटिजेंसी टेबल में रो एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी क्या है, RI अपॉन N, और कॉलम एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी क्या है, CJ अपॉन N। सो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो दोनों का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन। सो इस प्रोबेबिलिटी को टोटल n से मल्टीप्लाई करके एक फ्रीक्वेंसी मिलती है। सो n मल्टीप्लाइड बाय RI अपॉन N इंटू CJ अपॉन N। So n and n gets cancelled out. So what remains is RI into CJ upon N. इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। So 200 there are 200 people which were diseased. तो उनमें से 100 को ड्रग दिया गया और 100 को ड्रग नहीं दिया। तो अब हम जो देखते हैं जिनको ड्रग दिया गया उनमें से कितने क्योर्ड लोग थे,
65, और जिनको ड्रग नहीं दिया फिर भी वो क्योर्ड थे वो कितने थे 55, यानी टोटल क्योर्ड पीपल इज 120. नॉट क्योर्ड, ड्रग दिया गया फिर भी क्योर नहीं हुआ 35, ड्रग नहीं दिया गया और क्योर भी नहीं हुआ तो 45, टोटल नॉट क्योर्ड इंसान कितने थे 80. तो ओवरऑल टोटल जो सैंपल था वो कितने का था 200 पीपल का. सो एच नॉट हम मान लेते हैं. सपोज नल हाइपोथेसिस क्या है कि ड्रग इफेक्टिव है नहीं, यानी एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E11 क्या रहेगी, दिस 120 क्योर्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 200, क्योंकि हम ड्रग की इफेक्टिवनेस को देख रहे हैं. तो ड्रग जिन लोगों को दी गई थी वो कितने थे 100 थे, दैट इज वाई 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 200, टोटल लोग कितने थे. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 60 एज द वैल्यू. तो सिमिलरली हम अगर बाकी 3 केसेस भी देखें, मतलब बाकी 3 के लिए भी ऐसे ही आप वैल्यूज निकाल लें तो वैल्यूज कैलकुलेट करके आ जाएंगे 60, 40, 40. और क्योंकि 2x2 टेबल है तो इसमें सिर्फ एक सेल इंडिपेंडेंटली चूज करना पड़ता है, बाकी जो है वो डिटरमाइंड हो जाता है ऑटोमेटिकली. सो काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ O माइनस E स्क्वायर अपॉन E. So that is equal to 65 minus 60 square upon 60 plus 35 minus 40 square upon 40 plus 55 minus 60 square upon 60 plus 45 minus 40 square upon 40. So after calculating it comes out to be 2.084. अब degree of freedom देखो, it is 2 minus 1 that is row minus 1 into column minus 1 that is 2 minus 1. So 2 minus 1 into 2 minus 1 is equal to 1. So at the significance level of 5%. सो जो टेबल की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 3.84. क्योंकि टेबल की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे, दैट मीन्स ड्रग इफेक्टिव नहीं है डिजीज क्योर करने में. फोर्थ एप्लीकेशन टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. अब दूसरा सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन गुडनेस ऑफ फिट, ये टेस्ट करता है क्या हमारा ऑब्जर्व डेटा एक प्रपोज्ड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैच करता है. सो कॉमन क्वेश्चन जो ये टेस्ट आंसर करता है, क्या ये डाइस फेयर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से कंपैरिजन हो रहा है, क्या कस्टमर अराइवल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, क्या एग्जाम मार्क्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, क्या जेनेटिक डेटा मेंडेलियन रेशियोज फॉलो करता है. टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, क्या वो उस टेस्ट में फिट है. फॉर्मूला वही है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ O माइनस E स्क्वायर अपॉन E. बस यहाँ E जो है वो प्रपोज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट होता है, कंटिजेंसी टेबल से कैलकुलेट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल लेते हैं. फेयर डाइस है, डाइस को 120 टाइम्स रोल किया गया, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है 1 2 3 4 5 6 आने के और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है 1 2 3 4 5 6 आने के, वो यहाँ टेबल में गिवन है. सो अगर हमारी डाइस फेयर है, हर फेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/6, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर फेस के लिए क्या रहेगी 120 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 20. सो काई स्क्वायर टेस्ट लगाओ. सो काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 25 माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 17 माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 20 प्लस ऐसे करते करते इट कम्स आउट टू बी 100 अपॉन 20, ये ऐड करते करते. सो दैट इज नथिंग बट 5. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5. सिग्निफिकेंस लेवल 5% पे. सो टेबल की वैल्यू क्या कितनी आई 11.07. क्योंकि 11.07 टेबल की वैल्यू बहुत ज्यादा है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम एच नोट को क्या करेंगे एक्सेप्ट, दैट मीन्स हमारी डाइस फेयर है. पॉइजन फिट का नंबर ऑफ अराइवल्स पर आर, यहाँ एक छोटा सा और डिफरेंस है. हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लैम्डा खुद डेटा से एस्टिमेट कर रहे हैं. लैम्डा कैप इज इक्वल टू एक्स बार, इसीलिए एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस होगा. सो न्यू इज इक्वल टू के माइनस 1 माइनस एम, जहां एम कितना है 1, क्योंकि हमने एक पैरामीटर लैम्डा को ऑलरेडी एस्टिमेट कर लिया है. सो अगर हमारे पास 5 कैटेगरीज है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी व्हाट 5 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. तो याद रखना है जब भी हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स यानी मीन, वेरिएंस या इस तरीके के जो भी पैरामीटर्स हैं खुद डेटा से एस्टिमेट करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में उस एस्टिमेशन के लिए पेनल्टी देनी पड़ती है, यानी उसे माइनस करना पड़ता है. सो हर एस्टिमेटेड पैरामीटर के लिए एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी. ये टेबल ये एप्लीकेशन दिखने में जो है ना बिल्कुल कंटिजेंसी टेबल जैसी ही लगती है, सेम एनालिटिकल प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन कंसेप्चुअली ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस से डिफरेंट है. इस डिफरेंस को समझते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है ये स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती है. सो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या है, एक ही सैंपल में 2 एट्रीब्यूट्स का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्या ये 2 एट्रीब्यूट्स रिलेटेड हैं इस तरीके से. टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में क्या हो रहा है, 2 या ज्यादा अलग सैंपल्स लिए जाते हैं, पॉपुलेशन लिए जाते हैं, हर पॉपुलेशन से एक सैंपल लिया जाता है और चेक किया जाता है क्या ये सारी पॉपुलेशंस सेम प्रोपोर्शन फॉलो करती हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. कि डिफरेंस क्या है, यानी कि सैंपल के नंबर्स. इंडिपेंडेंस टेस्ट में एक सैंपल
होमोजेनिटी टेस्ट में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सैंपल्स एक हर पॉपुलेशन से लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 3 एज ग्रुप से हम डेटा ले रहे हैं, 400 लोग उठाए हमने तीनों ग्रुप से, और उनसे पूछा गया कि वो कौन सा टीवी प्रोग्राम प्रेफर करते हैं, ए, बी या सी। यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं क्या तीनों एज ग्रुप्स टीवी प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग में होमोजीनियस है। कैलकुलेशंस के बाद जो है काई स्क्वायर की वैल्यू 180.495 आई, टेबल की वैल्यू 9.488 थी, तो एच नोट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, मतलब एज ग्रुप का इफेक्ट टीवी प्रेफरेंसेस पे होमोजीनियस नहीं है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना होता है काई स्क्वायर टेस्ट लगाते टाइम। काई स्क्वायर टेस्ट इतना पॉपुलर है कि उसका मिसयूज बहुत कॉमन है, तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्मॉल थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 5 से कम होना बिना ग्रुपिंग के, निग्लेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ नोन अकरेंसेज, जब नोन इवेंट्स को भूल जाते हैं कैलकुलेशन में, इनडिटर्मिनेट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्लियरली डिफाइन नहीं की गई, इनकरेक्ट कैटेगराइजेशन, जब कैटेगरीज ओवरलैप करती हैं या लॉजिकली इनकंसिस्टेंट होती हैं, फेलियर टू इक्वलाइज टोटल्स, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के टोटल्स मैच नहीं कर रहे होते हैं, ये कैलकुलेशन एरर को सिग्नल करता है। नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा यूसेज, जैसा परसेंटेज या मीन्स का काई स्क्वायर निकालना, सो रो काउंट की जगह हम ऐसा अगर हम रो काउंट की जगह परसेंटेज या मीन्स का काई स्क्वायर निकालने लगे। सो दैट्स ऑल। तो आज हमने देखा काई स्क्वायर टेस्ट, जो हमें कैटेगोरिकल डेटा के साथ काम करने देता है बिना नॉर्मेलिटी की रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस के लिए। हमने देखा कि काई स्क्वायर स्क्वायर्ड नॉर्मल डिविएशंस का सम है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव है। सो फॉर्मूला काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, थ्योरी वर्सेस ऑब्जर्वेशन का डिस्क्रिपेंसी मेजर करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो रूल्स फॉलो करते हैं। सिंपल कैटेगरीज के लिए k-1, कंटिजेंसी टेबल के लिए r-1 इंटू c-1। सो देयर आर 6 मेजर एप्लीकेशंस, वेरिएंस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इंडिपेंडेंस, गुडनेस ऑफ फिट, होमोजेनिटी। सो अगली क्लास में शायद हम मनोवा की तरफ मूव करेंगे या फिर नेमन पियर्सन लेमा। सो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक्स।